वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर आपका जो कंपोस्ट वाला है, मतलब खाद वाला टॉपिक है, उससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। इसलिए याद रखिए वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देख लेना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। तो यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली जितने भी यहाँ पर क्लासेज है वो आपको एक नया क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। मतलब हर एक वीडियो में आपको एक नया ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ हर वीडियो में आपकी जो भी एग्रीकल्चर की बुक्स है उनसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप पोषण संस्थान द्वारा कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई है। तो याद रखिएगा, जो इंदौर विधि है, वैसे तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है वो कौन सी है, सबसे ज़्यादा जिसमें लागत आती है वो इंदौरी विधि है। कौन सी है? इंदौर विधि है। बेंगलोर विधि है। बेंगलोर विधि किसके द्वारा दी गई थी? बेंगलोर विधि याद रखिएगा CN आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? CN आचार्य के द्वारा। इसे आप याद रख सकते हो बंगलो खाई में, मतलब बेंगलोर विधि और खाई विधि है, याद रखिएगा ये दोनों ही किसके द्वारा दी गई थी? CN आचार्य के द्वारा। बेंगलोर विधि और खाई विधि। खाई विधि मतलब ट्रेंच विधि। ठीक है, दोनों ही CN आचार्य के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी पदार्थ कंपोस्ट खाद में अम्लता कम करती है। तो जो लकड़ी की लाख होती है, याद रखिए ये क्या करती है? अम्लता को कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कंपोस्ट बनाने की जो इंदौर विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिए ये यशवंत टी वार्ड और ए होवर्ड के द्वारा ये बनाई गई थी या फिर दी गई थी। अगर हम बात करते हैं अच्छी कंपोस्ट बनने में कितना टाइम लगता है या फिर कितने दिन का समय लगता है, तो याद रखिए लगभग 3 महीने का समय लगता है। और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट को याद रखिएगा बन के तैयार होने में केवल 60 दिन का समय लगता है। जो नॉर्मल खाद है उसे 3 महीना और वर्मी कंपोस्ट हमारी 60 दिन या 2 महीने में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नाडेप कंपोस्ट के जनक किसान नाडेप काका कौन से राज्य से थे। तो याद रखिए जो नाडेप काका है ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो इनकी जो विधि थी उसे नाडेप कंपोस्ट के नाम से ही जाना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है नाडेप विधि से तैयार कंपोस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो वो होता है पोटेशियम या फिर पोटास, जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वोत्तम किसका जो कंपोस्ट है वो कौन सा होता है। तो वो होता है यार देखिए वर्मी कंपोस्ट, जो कि केंचुए से प्राप्त किया जाता है या फिर केंचुए के द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है, केंचुए का पालना वर्मी कल्चर कहलाता है और केंचुए से प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए का पालना वर्मी कल्चर कहलाता है, केंचुए से प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, और जो वार्मरी होती है वो क्या होती है सर जी, ये बता दीजिए। तो याद रखिए जहाँ पर रखा जाता है केंचुए का जो रहने का स्थान होता है उसे वार्मरी के नाम से जाना जाता है। क्या? वार्मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट है, मान लीजिए जो केंचुआ है, ठीक है, तो केंचुआ है इसकी कुछ स्पीसीज होती है। अब यहाँ पर उसी के बारे में जिक्र किया जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए की कौन सी प्रजाति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए जो एपोजिक होती है या फिर इंडोजिक होती है, वैसे सबसे ज़्यादा एपीजिक का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो एपीजिक है 90% कृषि अपशिष्टों को खाती है और 10% ये सोइल को खाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा जो इंडोजिक होती है ये क्या करती है। तो याद रखिए ये होती है कि 90% ये मृदा को खाती है और केवल 10% ही कृषि अपशिष्ट को खाती है। तो याद रखिएगा अगर इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होगा तो आपको क्या बताना है। एपीजिक प्रकार के जो केंचुए होते हैं वो याद रखिएगा कृषि खाद बनाने के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे केंचुए की कौन सी किस्म जल निकास में अधिक उपयोगी होती है। तो वो होती है याद रखिए इंडोजिक। क्यों? क्योंकि ये 90% सोइल खाती है, इसलिए ये जल निकास के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। अगर हम बात करते हैं प्रजनन एवं खाद्य निर्माण के लिए केंचुए को भूमि में कितने नमी की आवश्यकता होती है। तो केंचुए को नमी की आवश्यकता होती है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि साधारणतः है परिस्थितियों में केंचुए की सबसे उत्तम प्रजाति कौन सी होती है। तो जो सबसे उत्तम प्रजाति होती है वो होती है आइसिनिया फोइटिटा। अगर हम बात करते हैं साधारणतः है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिए 15, 25, 16, 18, 15, 25, 16, 18, 1 से 1.5, मतलब 1.5 से 2.5, 16 से 18, 15, 25, 16, 18 और 1 से 1.5। ठीक है,
15 25 16 18 61 याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, हरी खाद में प्रयुक्त एल्डरलीन फसलों का क्या योगदान रहता है? तो विलेय नाइट्रोजन का संरक्षण। उचित या फिर ऊसर भूमि को सुधारने हेतु किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है? तो ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस है आपके, सारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है या फिर क्लास को एंड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार स्लाइड को फेर देता हूँ तो देख लीजिए। आज आपकी कम ही क्लास हो पाएगी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, अब देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सुबह आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सभी को प्रेजेंट हो जाना है। अभी केवल यहाँ पर क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं उसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।